हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन के क्षेत्र में आपको पता होगा कि मछली के जो दाना है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा है वो आपके मछली पालन में आती है। इसमें आपका टोटल खर्च का 50 से 60% जो खर्च है वो मछली के दाने में ही आता है। तो दोस्तों, क्या ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे हम लोग अपने मछली के दाने के खर्च को कैसे मेंटेन कर पाए, है ना। तो उसके कुछ तरीके हैं जिसको मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, मछली को खाना दो प्रकार से मिलता है। या तो आपके तालाब में पहले से जो प्राकृतिक भोजन है जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं उसकी संख्या हो, या फिर आप अपने सप्लीमेंट्री फीड या फिर वो कंपनी वाले फीड हो सकती है, या फिर आप फार्म पर ही सरसों की खली, चाहे राइस ब्रैन, ठीक है, या फिर मोलासेस, इन सभी को मिलाकर के जो हम लोग खिलाते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप इनिशियल रूप से आप एक बिगिनर्स के रूप में अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको कंपनी वाली फीड से ज़्यादा अपने प्लैंकटन पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि आपको अपने दाने के जो खर्च आता है उसको आप अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। और जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो उस समय आप अपने दाने के खर्च से ज़्यादा आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो अच्छे से आपको मिल पाए। तो किसान भाइयों, चलिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं यार कि किस प्रकार से आप अपने तालाब में प्राकृतिक रूप से भोजन है वो बना सकते हैं। वो भी मछली के चारा बनाने के लिए आपको 3-4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला आपका हो गया गोबर। ये गोबर या तो आपका गाय का हो सकता है, आपकी बकरी का हो सकता है, या फिर आपका जो भैंस वगैरह होगा सुअर का, उसका भी आप गोबर प्रयोग में ला सकते हो। दूसरी बात, ये गोबर है दोस्तों वो फ्रेश होना चाहिए। बहुत जगह 2-3 दिन पुराना जो गोबर होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन लग जाया रहता है, और उस प्रकार के गोबर का प्रयोग अगर आप अपने तालाब में करेंगे तो मछलियों में भी बीमारी है वो फैल सकती है। तो आपको फ्रेश गोबर, ताज़ा गोबर का प्रयोग करना है। दूसरी बात दोस्तों, बहुत जगह जो बायोगैस प्लांट होती है उसके गोबर का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा हमारा केमिकल है दोस्तों आपका सिंगल सुपर फास्फेट, और तीसरा हमारा केमिकल है यूरिया, ठीक है, जो हम लोग अपने खेत में प्रयोग करते हैं। उसका भी प्रयोग आप मछली के प्राकृतिक भोजन बनाने में उपयोग कर सकते हो। तीसरा इसका जो हम मोलासेस बोलते हैं, जिसको बहुत जगह गुड़ कहा जाता है, जिसको आप जो बायोफ्लॉक सिस्टम होता है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आप प्राकृतिक भोजन बनाने में मोलासेस का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, जिसमें ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है जो आपके जो केमिकल होगा उसको सड़ाने में मदद करती है। तो हम लोग ये 3-4-5 इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया है उसको एक प्रॉपर रेशो में हम लोग अच्छे से मिलाते हैं। तो मैं सबसे पहली बात, जो आपके पास एक छोटा सा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन वो तालाब के जस्ट किनारे में होना चाहिए, ठीक है। उस गड्ढे में आपको सबसे पहला काम करना है, उसमें पानी भर दीजिए आधा तक। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बताऊंगा। प्रति एकड़ आपको गोबर का प्रयोग करना है 800 किलो। कितना? 800 किलो गोबर का प्रयोग। गोबर डालने के पश्चात दूसरा हमारा काम है, आप दूसरा काम करिए, उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का काम करना है। कितना आपको डालना है उसमें? 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का। तीसरा आपको क्या काम करना है, उसमें यूरिया डालना है। कितना? 15 किलो। चौथा आपको काम करना है, उसमें आपको प्रोबायोटिक जो आता है उसको आप डालिए। कितना? कम से कम 100 से 150 ग्राम आप प्रोबायोटिक है उसमें डाल दीजिए। और चौथा आपको डालना है उसमें मोलासेस। अगर आपके पास मोलासेस है तो उसको भी आप प्रति जो आप डोज बना रहे हैं उसमें 5 किलो मोलासेस का प्रयोग है वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास मोलासेस नहीं है या फिर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया नहीं है तो आप गोबर के साथ दोस्तों सरसों की खली को भी आप सड़ा करके आप अच्छे से तालाब में प्रयोग कर सकते हो। पर आप जो भी केमिकल तैयार कर रहे हो दोस्तों, या तो उसको आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में सड़ाना है, या फिर उसको पैक करके आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सड़ा सकते हो। या फिर अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा है तो आप उसमें ब्लोअर को ऐड कर दीजिए, जो आपका एरिएशन देने के काम आएगा। वो 3 दिन तक उस केमिकल में आप अपने एरिएशन का जो पाइप होता है उसको डाल दीजिए, और अच्छे से 3 दिनों तक उसको अच्छे से हिलाकर आप उसको सड़ाते रहिए। 3 दिन तक हिलाने और सड़ाने के पश्चात दोस्तों आपका केमिकल अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसको आपको सबसे पहला काम बाल्टी में लेना है और आपके तालाब के चारों तरफ से आपको अच्छे से छिड़काई कराना है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा
कि जो भी हम लोगों ने केमिकल तैयार किया है उसको आपको बच्चा डालने से पहले आपके तालाब में अप्लाई करना है। आपको यूनिफॉर्म तरीके से तालाब के चारों तरफ अच्छे से अब जो केमिकल तैयार किए हैं उसको आपको डालना है। डेफिनेटली इससे 2 से 3 दिनों के पश्चात, मैक्सिमम 1 हफ्तों के पश्चात आपके तालाब का पानी का कलर है दोस्तों वो थोड़ा सा हरा कलर का आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ जाइए कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से बन चुका है और आपके तालाब का पानी का कलर जो हरा हो गया उसके पश्चात ही आप अपने तालाब में फिंगरलिंग बच्चे हैं वो अच्छे से स्टॉक करिए और देखिए कि कैसे आपकी मछलियां हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। क्या आपको और उसमें डालने की जरूरत है कि नहीं है, वो मछली को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। फार्मर भाई ये भी गलती करते हैं कि उनके पास अपने प्लैंकटन को नापने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो आपको 2-3 इक्विपमेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेची डिस्क, जो आपके तालाब की ट्रांसपेरेंसी को नापता है, जिससे आपको अपने तालाब की प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि यार कितना और उसमें गोबर वगैरह अपने को डालना पड़ सकता है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए प्लैंकटन नेट। प्लैंकटन नेट में भी एक ट्यूब लगा रहता है, टेक्स्ट ट्यूब, जिसमें हम लोग अपने प्लैंकटन का मेजरमेंट कर सकते हैं कि यार कितने लेवल में आपके तालाब के पानी में प्लैंकटन उपस्थित है। अगर आपको थोड़ा सा कमी लगता है तो आप 15 या 20 दिनों में एक बार तो ज़रूर आपको अपने तालाब में फर्मेंटेशन करना चाहिए। इसमें आप चाहे आप जो धान का चूरा होता है और आपका जो सरसों की खली हो गया, और साथ ही साथ आप थोड़ी मात्रा में गोबर का प्रयोग करके आप बच्चा डालने के पश्चात आप इसको फर्मेंटेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग गोबर का प्रयोग बाद में थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि जो हम लोगों ने फार्म पर खाना बनाते हैं, जैसे सरसों खली और आपका धान का चूरा, उसको मिक्स करके हम लोग खाना बनाते हैं, उसी को हम लोग फर्मेंटेशन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बच्चा डालने के पश्चात जो खाना आप जो बच गया है उसी को सड़ा करके आप अपने तालाब में फर्मेंटेशन के रूप में प्रयोग कर सकते हो। जो इस प्रकार से जो मैंने आपको तरीका बताया है वो बिना किसी खर्च के, बहुत ही कम खर्च में आप अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो तैयार कर सकते हो। आई थिंक आपको सारी प्रक्रिया है वो समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ अगर डाउट होगा उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।